अगर मिस्टीरियस प्लेनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो ये सोलर सिस्टम में मिला अब तक का सबसे दूर वाला प्लेनेट है। ये नेपच्यून से भी करीब 20 गुना ज्यादा दूर है। तो आखिर ये वहां पहुंचा कैसे? क्या ये वहां बर्फ से बना था, या फिर ये एक रॉकी सुपर अर्थ या एक मिनी नेपच्यून के तौर पर इनर सोलर सिस्टम से बाहर निकला था? इस बारे में रिसर्चेस चल रही है, लेकिन एक और ऑप्शन तो बहुत ही गजब का है। तो सवाल ये है कि अगर ये दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं तो ये आया कहां से? इस बारे में एक और भी जवाब हो सकता है, और वो ये है कि प्लैनेट 9 आउटर स्पेस से आया एक एलियन विजिटर है। हमारा सन उन 200 बिलियन स्टार्स में से एक है जो मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं। इन ज्यादातर स्टार्स में शायद कई प्लैनेट्स होंगे, और अब साइंटिस्ट्स को ये लगता है कि वक्त वक्त पर दो स्टार्स एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब से गुजरते हैं। नतीजा होता है प्लैनेटरी थेफ्ट। हम जानते हैं कि सन गैलेक्सी में घूमता है। हम ये भी जानते हैं कि दूसरे सोलर सिस्टम्स में दूसरे स्टार्स हैं। क्या ये पॉसिबल है कि सन किसी दूसरे सोलर सिस्टम के इतने करीब से गुजरे कि एक प्लैनेट ही चुरा ले? आज हमारा सन स्पेस में वैसे ही अकेला घूमता है जैसे ओपन ओशन में कोई यॉट, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। अगर हम 4.6 बिलियन ईयर्स पीछे जाएं, तो हमारा लोकल स्टार क्लस्टर कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर था, और तब प्लैनेट 9 अब अपनी जगह बदल सकता था। सन एक ऐसी नर्सरी में पैदा हुआ जहां और भी हजारों स्टार्स थे। इस हार्बर में भी चारों तरफ बहुत सारी बोट्स, बहुत सारे नेबर्स मौजूद हैं, और हमारे यंग सन के साथ भी ऐसा ही था। सन जैसे स्टार्स का जन्म स्टेलर नर्सरीज में होता है। ये गैस के ऐसे विशाल बादल हैं जो कोलैप्स हुए, और इनमें हजारों लाखों स्टार्स बने जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि स्टार्स की इसी तंग जगह में मौजूद अफरा तफरी के बीच से हमारे सन की ग्रेविटी ने प्लैनेट 9 को पास से गुजरते एक पड़ोसी से चुरा लिया होगा। जरा इस बारे में सोचिए, एक एलियन स्टार है और उसके आसपास एक प्लैनेट बन जाता है। यही है प्लैनेट 9। तभी पास से सन गुजरता है, और ये इतने करीब होता है कि ये प्लैनेट 9 को अपने साथ चुराकर गैलेक्सी में ले आता है। ये बात साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन शायद हमारे सन का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है। इस बात के एविडेंसेस हैं कि आज हमारे सोलर सिस्टम में जो कॉमेट्स हैं, उनकी शुरुआत शायद हमारे सोलर सिस्टम में ना हुई हो, उन्हें दूसरे स्टार्स ने चुराया हो। और अगर ऐसा है तो ये सोचना अजीब नहीं है कि कोई ऐसा प्लैनेट जो किसी और स्टार के इर्द गिर्द बना है, वो किसी और तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में आकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया होगा। हमारा 9th प्लैनेट दूसरे स्टार से मिला है। ये थ्योरी काफी अच्छी लगती है, क्योंकि इसके जरिए प्लैनेट 9 की अजीब सी इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह समझने में मदद मिल सकती है। हमें जो इफेक्ट्स नजर आते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए प्लैनेट 9 को एक जबरदस्त इलिप्टिकल ऑर्बिट पर होना चाहिए जो इसे सन से बहुत दूर ले जाए, और ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये अपने आप उस ऑर्बिट में कैसे पहुंच गया। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लगती है कि ये किसी बहुत दूर वाले ऑर्बिट में रहा होगा, और पास से गुजरने वाले किसी स्टार ने इसे खींच लिया होगा, या इसने किसी और स्टार का चक्कर लगाना शुरू कर दिया होगा, और फिर सन ने इसे उस स्टार से खींचा, जिसके बाद ये हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट बन गया। तो इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि ये यहाँ पैदा होने की बजाय उस ऑर्बिट से ताल्लुक रखता होगा। लेकिन अगर प्लैनेट 9 वाकई किसी और स्टार से निकला है, तो हम पक्के तौर पर कैसे जानेंगे कि एक एलियन विजिटर है? इसके लिए हम प्लैनेट 9 का एक डीएनए टेस्ट करना चाहेंगे। इसकी सरफेस से कुछ मटेरियल लेंगे और उस चीज को ढूंढेंगे जो हमारे हिसाब से हमारे सन के आसपास नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमें हमारे सोलर सिस्टम में कहीं नजर नहीं आती। हो सकता है कि हमें इस पर अच्छी तरह नजर डालने के लिए और इसके केमिकल कॉम्पोजिशन को जानने के लिए एक प्रोब भी भेजना पड़े, ताकि हम इसकी ऑर्बिट के बारे में सही जान सकें। इस तरीके से शायद हमें ये पता लगे कि कुछ ऐसे सॉलिड एविडेंस हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये यहां बना है या ये कहीं और बना है। लेकिन इससे पहले कि हम प्लैनेट 9 तक कोई प्रोब भेजें, पहले तो हमें इसे ढूंढना पड़ेगा।
माइक ब्राउन जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके मिल सकने वाली जगह को मैथ के जरिए और नैरो डाउन करके इस चैलेंज को थोड़ा और आसान बना दिया है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि प्लैनेट 9 आसमान के जिस हिस्से में है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि हम इसके बारे में थोड़ा और बेहतर जानते हैं। हमने आसमान के उस इलाके को पिन पॉइंट कर लिया है जहाँ ये मौजूद है, और वो बस इतना बड़ा है। ये भी काफी बड़ा हिस्सा है, लेकिन पूरे आसमान के मुकाबले ये कहीं छोटा है। माइक का आसमान वाला ये हिस्सा ओरायन के कॉन्स्टलेशन के नजदीक है। इन्हें प्लैनेट 9 को ढूंढने के लिए सर्दियों तक इंतजार करना पड़ेगा, जब ओरायन आसमान में सबसे ऊंचाई पर होगा। तब ये हवाई में मौजूद सुबरू इंफ्रारेड टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। इस टेलीस्कोप को डीप स्पेस के कोल्ड बैकड्रॉप में बहुत दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बेहद हल्के हीट सिग्नेचर को भी पकड़ने के लिए फाइन ट्यून किया गया है। बेशक प्लैनेट 9 जमा हुआ हो, फिर भी ये स्पेस से ज्यादा गर्म होगा, और इस कमाल के टेलीस्कोप को टेम्परेचर में बस इतना मामूली सा फर्क ही चाहिए होता है। हम आसमान के उसी एरिया में कुछ हफ्तों के अंतर पर ली गई 2 पिक्चर्स को देखना चाहते हैं। स्टार्स तो मूव नहीं करते, लेकिन इन 2 पिक्चर्स को बैक एंड फोर्थ फ्लैश करने के दौरान आप आवाज सुनेंगे। ऐसा तब होता है जब बैकग्राउंड स्टार्स के सामने से कोई चीज सन के चारों तरफ घूमती है। इसी तरह प्लूटो को ढूंढा गया, और अगर 9th प्लैनेट मौजूद हुआ तो हम उसे ऐसे ही खोजेंगे। प्लैनेट 9 को ढूंढने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन जब हम इसे ढूंढ लेंगे तो साइंटिस्ट्स इसकी लाइट को एनालाइज कर पाएंगे और इसमें छुपी हल्की सी चमक रॉक, आइस या गैस का केमिकल सिग्नेचर हो सकती है। ऐसा होने पर प्लैनेट 9 की पहचान का आखिरकार खुलासा हो ही जाएगा। उससे आगे क्या कुछ है, ये एक मिस्ट्री है, लेकिन शायद सबसे एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट यही है कि प्लैनेट 9 कई मून्स की फैमिली का घर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ऐसे किसी मून पर लाइफ मौजूद हो जिसकी सन से दूरी 100 बिलियन माइल्स है। अगर प्लैनेट 9 वाकई है तो ये सोलर सिस्टम के बर्फीले बाहरी हिस्सों में होगा, लेकिन सन से 100 बिलियन माइल्स दूर भी लाइफ का होना मुमकिन है। खुद इस प्लैनेट पर नहीं, बल्कि इसके मून्स के अंदर। हम काफी पहले से ही मून्स को बेहद मामूली जगह मानते आए हैं, पर कमाल की बात ये है कि लाइफ मिलने के हिसाब से ये सबसे अच्छी जगह हो सकती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ही प्लैनेट्स के मुकाबले प्लैनेट्स के मून्स पर लाइफ मिलने की गुंजाइश ज्यादा है। मून्स एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए काफी एक्साइटिंग होते हैं, क्योंकि कभी कभी इनमें लिक्विड वाटर हो सकता है, चाहे ये सन से कितनी ही दूर क्यों न हो, और इसकी वजह होती है टाइडल हीटिंग। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स पर मौजूद मून्स को उनके पेरेंट प्लैनेट की ग्रेविटी बार बार कुचलती और समेटती जाती है। इससे हीट पैदा होती है और बर्फ पिघलने से लिक्विड वाटर के अंडरग्राउंड समुद्र बन जाते हैं, और लाइफ के लिए पानी जरूरी है, ये हम जानते हैं। हो सकते हैं जहां लाइफ सरवाइव कर सके। तो अगर प्लैनेट 9 मिलता है और उसके आईसी मून्स होते हैं, और इन आईसी मून्स की ऑर्बिट एकदम सही होती है, तो इसके अंदर हीट मौजूद हो सकती है। ऐसे में सन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, जो ऐसे मून की इंटरनल जियोलॉजी से गर्म हो। वहां पानी वाले गीजर्स हो सकते हैं, जो हमें सैटर्न और जुपिटर के मून्स पर से निकलते नजर आते हैं, और यही सब प्लैनेट 9 पर भी हो सकते हैं। तब सवाल उठेगा, क्या वहाँ मून्स हैं? और अगर ये मून्स प्लैनेट्स के काफी नजदीक हैं, तो ये सिर्फ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से गर्म रह सकते हैं। तो अगर लाइफ को ढूंढना है तो वो जगह शायद प्लैनेट 9 नहीं, बल्कि उसके मून्स होंगे। ऐसे प्लैनेट 9 के बारे में सोचिए जिसके कई बड़े बड़े मून्स हों। ऐसा सबसे नजदीकी मून
प्लेनेट 9 की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म होता है। यहाँ लाइफ नहीं है। यहाँ जो भी पानी था वो लाखों साल पहले उबला था, जिससे रॉक की एक गर्म और एरिड बॉल बनी। इससे भी और आगे एक दूसरा बड़ा सा मून है और ये नई दुनिया एक चमकदार व्हाइट वाटर आइस से घिरी है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट छिपा है, गर्म लिक्विड वाटर का एक बड़ा सा ओशन, जिसे ओशन फ्लोर पर मौजूद वोल्केनिक वेंट्स गर्म करते हैं। इस छिपी हुई दुनिया में एक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है और ये हल्के रंग के बेहद अजीब एक्वेटिक क्रीचर्स को पाल भी सकती है। हम लाइफ को जोड़ते हैं सन के साथ। हमारे हिसाब से अर्थ पर जिंदगी की शुरुआत ऐसे ही हुई, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमें सन की जरूरत नहीं। ओशन के बॉटम में ऐसे ट्यूब वर्म्स हैं जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बल पर जिंदा हैं। उन्हें अपनी जरूरत के सारे केमिकल्स और हीट अर्थ के अंदरूनी हिस्से में मिल जाते हैं। ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। कई डेकेड्स पहले अगर ऐसी बात कोई कहता तो शायद लोग उसकी बात पर हंस देते, लेकिन उसके बाद से हम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में मौजूद लाइफ के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं कि अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो से भी आगे किसी प्लैनेट पर लाइफ हो सकती है। जहाँ कहीं भी एनर्जी है, जहाँ कहीं भी हीट है, वहाँ लाइफ हो सकती है। यहाँ तक कि प्लैनेट 9 पर भी। एक अच्छी खबर है, अगर प्लैनेट 9 का एक एक्टिव वाटरी मून है तो हम शायद उसे अपने टेलीस्कोप से देख पाएं। जुपिटर और सैटर्न के एक्टिव मून्स रात में सबसे चमकदार नजर आते हैं। इसकी वजह है वो गर्म पानी जो इसकी सतह में मौजूद दरारों से निकलता है और फिर उसके जमने से पानी की सफेद लेयर्स बन जाती हैं। अगर प्लैनेट 9 के मून्स पर लिक्विड ओशंस होंगे तो उनकी सरफेस भी ब्राइट दिखनी चाहिए। प्लैनेट 9 और इसके मून्स को देखने की दौड़ जारी है, लेकिन जब इसकी पहली पिक्चर्स अर्थ तक पहुंचेंगी तो हमें क्या नजर आएगा, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जहाँ तक प्लैनेट 9 को ढूंढने की बात है, मुझे फिलहाल कमाल की टेंशन महसूस होती है। हमारे पास ऐसे जायंट टेलीस्कोप्स हैं जो आसमान में इसे ढूंढते रहते हैं, तो मैं बड़ी उम्मीद के साथ इसके मिलने का इंतजार कर रही हूँ। मेरी बेटी को लगता है कि प्लैनेट 9 पिंक है और उस पर पर्पल डॉट्स है। शायद उसकी बात सही भी हो। अगर और जब हमें प्लैनेट 9 मिल जाता है तो उसके बाद से अपने सोलर सिस्टम के बारे में हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये बहुत ही एक्साइटिंग बात है। अगर ये मौजूद है तो हमें ये जरूर सिग्नल दे रहा होगा कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना है। हमने इसमें जितने सीक्रेट्स की मौजूदगी सोची थी, ये उससे भी कई गुना ज्यादा होंगे।